सहसंबंध गुणांक। तो कार्ल पियर्सन के इस सहसंबंध गुणांक को हम लोग प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोडक्ट मोमेंट मेथड इसलिए है कि इसके अंतर्गत हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशंस दी होती हैं और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम क्या करते हैं, उसके बीच में जो डिग्री है उसको कैलकुलेट करते हैं एंड डायरेक्शन है उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब बात हम जब करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसे गुणनफल आघूर्ण सा संबंध, ठीक है, आपके पास एंड प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड या कोरिलेशन जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड या कोरिलेशन, साधारण सा संबंध गुणांक, ठीक है, आपके पास के रूप में इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, जाना जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये दो चर आपके पास, मान लीजिए यहां पर हमने दो चर क्या मान लिया है, x एंड y वेरिएबल मान लिया है, तो दो चरों के बीच लीनियर रिलेशनशिप को ये डिफाइन करता है। ये आपसे हरदम यूजीसी नेट पे पूछा गया है कि जो कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है वो रैखिक संबंध को बताता है या अरैखिक संबंध को, नॉन लीनियर रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो आप तुरंत बताइएगा कि ये रैखिक यानी लीनियर रिलेशनशिप को डिफाइन करता है और डिग्री का सटीक एक्यूरेट संख्यात्मक मान हमको बता देता है। जैसे हम क्या करते हैं कि जो आलेख है, जो हमारे रेखा चित्र है, वो केवल डायरेक्शनल रिलेशनशिप को तो बताएंगे बट एक्यूरेट या एग्जैक्ट मान डिफाइन नहीं करते हैं। बट जो आपके पास कार्ल पियर्सन का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है ये हमें लीनियर रिलेशनशिप और उसके साथ ही साथ इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको भी स्पष्ट रूप से बता देता है। तो यानी हमारे लिए काफी चीजें इजी हो जाती है। रैखिक संबंध, अगर मैं रैखिक संबंध का फार्मूला की बात करता हूं तो लीनियर रिलेशनशिप के लिए हम लोग जानते हैं कि दो वेरिएबल आपके पास हैं और ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है जहां पर y और x के बीच में लीनियरिटी को यहां पर डिफाइन किया गया है क्योंकि दोनों की पावर क्या है इस लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत एक की पावर है। यानी दोनों वेरिएबल जो आप मान के चल सकते हो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें दोनों की पावर मैक्सिमम 1 है, अतः यह लीनियर रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन जो है वो डिफाइन करता है दो चरों के मध्य लीनियर रिलेशनशिप को एंड इससे न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है इनके पास कोएफिशिएंट की जो वैल्यू होती है उसको एग्जैक्ट यानी एक्यूरेटली हमको डिफाइन कर देता है। दूसरी बात है कि यदि हमें कोरिलेशन का मान 0 से अधिक आता है, देखो 0 से अधिक आता है तो इसका मतलब होता है कि हमको पॉजिटिव कुछ आंसर मिल रहे हैं। यानी इन दो वेरिएबल, सपोज दैट x एंड y टू वेरिएबल्स हैं, तो इन दो वेरिएबल के मध्य कोई ना कोई सकारात्मक यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप हमको दिखाई पड़ता है। अगर हम 0 से दूर हटते जाते हैं और 1 के पास आते हैं, यानी अगर आपका आंसर 1 के आसपास हो, दैट में बी +1 दैट में बी -1, तो ये एक हमारे पास सकारात्मक जुड़ाव है यानी पॉजिटिव सिंबल है कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। यानी वो पॉजिटिव रिलेशनशिप भी हो सकता है एंड निगेटिव। लेकिन जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ते जाते हैं ये हमारे पास एक निगेटिव एस्पेक्ट से बताता है कि दोनों वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप या तो नहीं है या तो बहुत कमजोर है, वीक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी अगर हमारा जो आंसर है वो 0 और 1 के बीच में है, लेकिन अगर मेरा आंसर 1 के आसपास है और अगर मैं कहूं कि 75 और 1 के बीच में, तो ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप कहा जाएगा टू वेरिएबल्स के मध्य, दैट में बी पॉजिटिव दैट में बी निगेटिव। ठीक है, यानी अगर आपका आंसर 0.75 और 1 यानी उच्च सहसंबंध अगर आपको प्राप्त हो जाता है, वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो वो सिग्निफिकेंट वैल्यू यानी सार्थक है जो आपके रिसर्च में यूज आ सकती है। बट अगर आपकी वैल्यू 0 के आसपास ज्यादा है यानी 75.75 से कम वैल्यूज हैं जो 0 की तरफ इस डायरेक्शन में जाता है, तो यानी वैल्यू तो आपके पास है बट द वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर योर स्टडी योर रिसर्च।
ठीक है, तो हम लोग जब रिसर्च में प्रयोग करते हैं तो आपकी जो वैल्यू, जो आप कोरिलेशन में जो वैल्यू फाइंड आउट करते हो, वो अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, हाई रिलेशनशिप को ही डिफाइन करते हैं, दैट चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम एक की तरफ हैं या एक के आसपास हैं, वन वैल्यू के आसपास हैं, तो ये सकारात्मक जुड़ाव है, और अगर हम जीरो के पास हैं तो ये एक नकारात्मक निगेटिव रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। निगेटिव का मतलब ये होता है वीक रिलेशनशिप, ना कि निगेटिव सिंबल वाला। ठीक है, तो वीक रिलेशनशिप, ये हम अगर कह सकते हैं कि ये वीक रिलेशनशिप है और ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं रिसर्च के अंतर्गत, तो उसके विषय में ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा, पियर्सन उत्पाद क्षण सा संबंध, वही पियर्सन आपका प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड इस बात पर विचार नहीं करता है कि किसी चर को आश्रित या स्वतंत्र चर के रूप में वर्गीकृत किया गया है या नहीं। अगर आपने क्लासिफाई कर दिया है कि दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, नो प्रॉब्लम। अगर आपने डिफाइन कर दिया तो कोई बात नहीं, बट इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। ये कोई आवश्यक कंडीशन नहीं है कि उसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको इस बात के मतलब नहीं, बस उसको टू वेरिएबल की वैल्यू से मतलब है। अब उसको ये नहीं पता है, मतलब कि हम उसको, जो ये आपका मेथड है, उसको ये नहीं डिफाइन करना है कि x इंडिपेंडेंट वैल्यू है या y इंडिपेंडेंट वैल्यू है, उससे ये मतलब नहीं। अगर आपने डिफाइन कर दिया तो दैट इज वेरी गुड, अगर नहीं डिफाइन किया तो भी हम लोग इसको कोरिलेशन के अंतर्गत कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये सभी चरों के साथ समान व्यवहार करता है, यानी जितने उसके कंपोनेंट हैं, चाहे वो इवन यूज, जितने कंपोनेंट उसमें यूज किए गए हैं, सभी के बीच के वो रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है। तो ये आपके पास जो आपका कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है, इसके अंतर्गत ये कुछ विशेष कंडीशंस थी जिसको मैंने आपके साथ डिफाइन किया। अब हम लोग चलते हैं और कुछ और कंडीशंस को, धारणाएं हैं, एजम्पशंस हैं, उनकी विषय में बात करते हैं, और फिर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आपके साथ करना पसंद करेंगे। तो यहां पर है कि दो, पहली ये एजम्पशंस है, धारणाओं को मतलब एजम्पशन, जिसको हम लोग मान्यताएं बोलते हैं। ठीक है, मान्यताएं क्या है कि आपके पास दो वेरिएबल में क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, रैखिक घटक होता है, रैखिक का मतलब होता है लीनियर रिलेशनशिप, और लीनियर का मतलब होता है कि अगर एक में परिवर्तन आपको एक स्थिर गति से हो तो दूसरे में परिवर्तन भी स्थिर गति से ही हमको प्राप्त होता है। ऐसी एजम्पशन हमने यहां पर मान ली है। आप लोग आप ऑब्जेक्शन करोगे, सर ऐसा कभी नहीं होता। यस, यू आर राइट, आप सही हो। ठीक है, मैं चल रहा हूं, मेरा फ्रेंड चल रहा है, हम दोनों वेरिएबल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट दोनों की स्पीड समान हो ये आवश्यक नहीं। बट यहां पर इस एजम्पशंस को स्वीकार कर लिया गया है कि x में जो चेंज रेट है वो 2% है और y में जो चेंज रेट है वो 3% है या 4% है, बट दैट इज कांस्टेंट। ये चेंज रेट कभी नहीं बदलता है, ये हरदम 3 की स्पीड से चलेगा, ये हरदम 2 की स्पीड से। अगर शुरुआत में जो हमको दिखाई पड़ता वही अंतराल, ये आवश्यक नहीं। अगर मान लीजिए x एंड y वेरिएबल है, एक में परिवर्तन की दर 5% है, दूसरे में परिवर्तन की दर 10% है, तो ये रिलेशनशिप भी सदैव हरदम बना रहेगा कि एक जो आपका जो एक आपका वेरिएबल है उसका मूवमेंट रेट 5% है, जबकि दूसरे आपका वेरिएबल है उसका मूवमेंट रेट 10% है, बट 10% ऑलवेज फिक्स रहेगा। ठीक है, हरदम इसमें मूवमेंट। तो इस मान्यता को लेकर के चला गया, तभी ये लीनियर रिलेशनशिप को दर्शाता है। दूसरा, हम आउटलायर्स की बात करते हैं। आउटलायर्स का मतलब होता है कि हमने एक डायग्राम जब दे, सोचो, इमेजिन करो कि कोई पॉजिटिव कोरिलेशन है और टू वेरिएबल्स हैं, और टू वेरिएबल्स के बीच में एक लाइन है, लाइन के चारों तरफ देखिए डेटा का बिखराव है, लेकिन इन डेटा के बिखराव में आपने देखा होगा कुछ डेटा होते हैं जो लाइन से बहुत दूर बिखरे रहते हैं, इनको हम आउटलायर्स बोलते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ये आउटलायर्स होते हैं ये या तो न्यूनतम है लीनियर लाइन से, या इनको हम नेग्लेक्ट मान रहे हैं। ठीक, आउटलायर्स कुछ होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना, जैसे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम में मान लीजिए हमने 5 बैट्समैन और 5 बॉलर खिलाए, 5 बैट्समैन में 4 बैट्समैन ने शतक मार दिया और 5 बॉलर में 4 बॉलरों ने क्या किया, एक ने तीन विकेट निकाले और एक ने 2 विकेट निकाला, सपोज दैट।
लेकिन एक बॉलर वो कोई भी विकेट नहीं पाया और एक बैट्समैन 0 पर आउट हुआ। ठीक है, तो भी हम क्या कहते हैं कि इंडियन टीम ने बहुत अच्छा काम किया। क्यों कहेंगे? क्योंकि आउटलायर्स जो एक बैट्समैन नहीं चला उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, और एक बॉलर जो अच्छी बॉलिंग नहीं किया उसको नेग्लेक्ट कर दिया। बाकी हमारी टीम में जो 9 वेरिएबल्स हैं, 9 मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो यहां पर हम कोरिलेशन क्या निकालते हैं कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस उनके द्वारा किया गया। तो आउटलेयर्स क्या होते हैं? आउटलेयर्स का मतलब होता है ऐसे वेरिएबल, ऐसा डेटा सेट जो आपकी लीनियरिटी के एजम्पशंस को तोड़ रहे हो। ठीक है, उनको हम लोग या तो नेग्लेक्ट कर देते हैं इस एजम्पशंस के अंतर्गत, या तो उसके मान को न्यूनतम मान लेते हैं, और तब हमारी इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हमने कोरिलेशन को स्टेब्लिश किया है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में, इंटरव्यू में आपको परेशान कर सकता है कि अंडर द जो कोरिलेशन के अंतर्गत कार्ल पियर्सन कोरिलेशन है, उसमें आउटलायर्स के विषय में क्यों नहीं विचार किया जाता। तो आप बोलिएगा कि उन्होंने ऐसी एजम्पशंस ली थी कि जिसमें आउटलायर्स यानी कुछ ऐसा डेटा जो लीनियरिटी को भंग कर रहा था उसको न्यूट्रल या नेग्लेक्ट किया गया है। नाउ द नेक्स्ट है, मैं अब आपके साथ क्या करना चाहूंगा कि सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसके फार्मूले के विषय में देखना चाहेंगे कि इसका फार्मूला हम कैसे बनाते हैं तथा इसके आधार पर हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है, इसके अंतर्गत जो आपके पास कोरिलेशन होता है उसको हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं। याद रखिएगा, स्मॉल आर से ही दर्शाएंगे। कैपिटल आर रिग्रेशन मॉडल के अंतर्गत यूज होगा, और वहां पर दो जगह पर यूज होता है। एक कैपिटल आर वहां पर यूज होगा और दूसरा आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। वहां पर कैजुअल इफेक्ट आपको पता होता है, इसलिए स्मॉल आर से ही कार्ल पियर्सन कोरिलेशन को आप डिफाइन करोगे। तो स्मॉल आर इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई, और इसके अपॉन पूरे के अपॉन मान के चलिए एन है। पूरे के अपॉन आप एन मान लेते हैं। कहां पर लिखते हैं? चलो ऐसे आप लिख करके एन लिख देते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, हम यहां पर आते हैं और नीचे लिखते हैं अंडर रूट। अंडर रूट आपके पास बिग ब्रैकेट, फिर आपके पास करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंतर्गत सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस स्मॉल ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर ऑब्लिक अपॉन एन। ठीक है, एन से एन कट जाता है लास्ट में, तो इसलिए हम लोग एन की वैल्यू को नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि ऊपर भी एन है अपॉन और नीचे भी पूरे प्रोडक्ट में आपके पास अपॉन एन हो जाएगा। तो एन से एन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जब एन से एन को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है कि एन की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। ठीक है, अपॉन हम लोग क्या करते हैं, अब इसी तरह सेम जैसे आपने x के साथ यहाँ पे वैल्यू को पुट किया, वैसे ही आप वैल्यू को y के साथ पुट करेंगे। तो सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये आपके पास अंडर रूट के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो n है, n से n ऊपर से नीचे कट जाएगा, तो हमारे पास जो सिंपल कोरिलेशन का फार्मूला आ जाता है, उस सिंपल कोरिलेशन का फार्मूला क्या आ जाता है वो देख लेते हैं। आपके पास यहां पर n, आपके पास सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस आपके पास सिग्मा डी एक्स ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में आपके पास सिग्मा डी वाई, और अपॉन अंडर रूट में हम लोग क्या लिख देंगे, अंडर रूट में हम लिखते हैं ब्रैकेट में n सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका एक करली ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे। दूसरा हमारे पास करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, और हम लोग करली ब्रैकेट के अंतर्गत n सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस आपके पास ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास इस मेथड से एक सिंपल तरीके से हम लोग इस फार्मूले को लिख लेते हैं, और इस फार्मूले के अंतर्गत अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को टेबल से फाइंड आउट करेंगे, और उनको यहां पर अगर वैल्यूज को हम पुट कर देंगे तो हमें प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का मान निकल करके आ जाएगा। अब चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है,
इस एग्जांपल में मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल्स ऑलरेडी मैंने लेके रखे हैं। एक आपका पास x वेरिएबल है जिसका मान 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक है। उसी प्रकार हमारे पास दूसरा वेरिएबल है 62, 60, 65, 68, 66, 63, 58, 54, 48, आपका 44 है। तो इन दो वेरिएबल के मध्य कार्ल पियर्सन कोरिलेशन को कैलकुलेट करिए, या केवल कोरिलेशन अगर आपको एग्जाम में लिख करके आ जाता तो समझ जाइएगा कार्ल पियर्सन मेथड से ही आपको इस कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए इसमें हम देख सकते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या करता है कि dx एंड dy की टेबल में देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह पर आप देख सकते हो कि dx इंटू dy यानी dx टेबल आपको जनरेट करनी होगी तथा dy टेबल आपको जनरेट करनी होगी। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए एक एज्यूम मीन मान लीजिए। एज्यूम मीन x में से कहीं से भी आप मान सकते हैं। तो अधिकतर हम एज्यूम मीन को मिड से उठाते हैं ताकि आप इसके क्या हो जाएगा, जितनी पहले की वैल्यू है और आगे की वैल्यू है उससे जब हम एज्यूम मीन को माइनस करेंगे तो वैल्यूज काफी कम हो जाएंगी। तो हरदम जो एज्यूम मीन मानेंगे वो एक आपके पास मिड से होगा, लेकिन जब हम y से वेरिएबल से हम एज्यूम मीन उठाएंगे तो कभी भी सामने वाला नहीं उठाना चाहिए, उसी के आगे या पीछे वाला ही नंबर उठाना चाहिए एज्यूम मीन, क्योंकि दोनों वेरिएबल के अंतर्गत आपको अलग अलग एज्यूम मीन को मानना होगा। इससे क्या हो जाएगा कि अगर आपने 22 यहां से उठाया और यहां पर आपने 63 उठाया, 63 आपने एज्यूम मीन माना, तो ये दो वैल्यूज ऐसी होंगी जो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएंगी। तो ये आपके कैलकुलेशन को बहुत सीमित कर देंगी, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया कि एज्यूम मीन हमने क्या मान लिया, एज्यूम मीन हमने 22 मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम मीन को इस x से माइनस कर देते हैं, यानी जो आपने कोई एक एज्यूम मीन माना है और उस एज्यूम मीन से आप क्या करिए, सबको माइनस कर दीजिए। तो जब सबको माइनस कर देंगे तो 18 में से आपने क्या किया, 22 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 19 से -22 करेंगे तो आपके पास -30। अब देखो एज्यूम मीन कभी कभी आप लोग क्या करते हो, एज्यूम मीन ना मान करके आप इसकी मीन वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन मीन वैल्यू में एक चीज ध्यान दे लेना कभी भी कि मीन वैल्यू को कभी भी पॉइंट वैल्यू मत लेना। जैसे मान लीजिए 21.5 आ जाता, तो 21.5 वाले में अगर आप माइनस करोगे तो बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी और मल्टीप्लिकेशन करने में या आगे कैलकुलेशन करने में हमको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए या तो एज्यूम मीन मान लो, अगर आप एज्यूम मीन नहीं मानते हो तो नॉर्मल मीन मान सकते हो। तो वहां पे एज्यूम शब्द का प्रयोग ना करके एक्स बार शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, और एक्स बार तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू को सब जोड़ना पड़ेगा और इसके नंबर यानी 10 है तो 10 वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो 10 वैल्यू से डिवाइड करने के बाद मुझे एक्चुअल मीन निकल करके आएगा, और एक्चुअल मीन को माइनस करके भी हम कोरिलेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सबसे बढ़िया ये होता है कि एज्यूम मीन मान करके आप कैलकुलेट करिए, तो एक तो आपके पास मीन निकालने का टाइम बचेगा, और दूसरा आप क्या करेंगे, अपने मनपसंद नंबर के साथ क्या करेंगे, काम कर सकते हैं। इसी प्रकार 20 में से अगर हमने क्या किया, 22 को माइनस कर दिया तो -2, 21 से आपने 22 को माइनस कर दिया तो -1, और 22 में से आपने 22 को माइनस किया, एज्यूम मीन को माइनस किया, यानी यहां पर क्या करना, x माइनस ए हम कर रहे हैं। तो x माइनस ए करने में ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो ये ऊपर की वैल्यू निगेटिव प्राप्त हुई, और यहां पर हमको वैल्यू जो प्राप्त हो रही है वो पॉजिटिव वैल्यू अब प्राप्त हो रही है। तो आपके पास 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे पास वैल्यूज मिल गई। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम मीन हमने जब x से एज्यूम मीन को माइनस किया तो हमें dx की वैल्यू प्राप्त हुई, तो यानी dx टेबल हमको जनरेट हो गई। इसी तरह सेम कंडीशन आपको कहां इंप्लीमेंट करना है, y के साथ, और y के साथ मैंने कहा क्या बोला कि कभी भी 22 के सामने वाला यानी 66 को एज्यूम मीन नहीं मानेंगे। या तो आप क्या करिएगा, कुछ भी आप जैसे कोई ऐसा नंबर मान सकते हैं जो आपके लिए काफी इजी हो, तो ऐसा कोई आप मीन को मान लीजिए।
तो मान लीजिए मैंने एज्यूम मीन के अंतर्गत 50 मान लिया। ऐसा आवश्यक नहीं कि इसी के अंतर्गत कोई हम मान लेते हैं कि जो इसी में नंबर हो दिया हो, नहीं, आप इसी रेंज के मध्य कोई नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं और उस एज्यूम मीन के आधार पर निकालिए। तो लेकिन क्या होता है, जैसे हमने 22 इसमें भी मान लेते, लेकिन ये 22 नंबर इसमें नहीं है, तो ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसा हम एज्यूम मीन मानते हैं जो इसी श्रेणी के मध्य हमको अगर उपलब्ध हो तो वो हमारे लिए ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि उससे हमको चीजें क्या हो जाएगी, इजी एक्सेस हो सकती हैं। तो यहां पर अगर मैंने एज्यूम मीन मान लीजिए ए हमने यहाँ पे बी माना और मैंने 50 एज्यूम कर लिया, ठीक है, 50 देखो इस डेटा सेट में नहीं भी है, लेकिन इस डेटा सेट के में कहीं फिट हो सकता है, तो ऐसा एज्यूम मीन। तो मैंने दो एग्जांपल आपको दिए। एज्यूम मीन पहला आप उसी श्रेणी से मान सकते हैं, दूसरा एज्यूम मीन मानने का तरीका है कि उसी श्रेणी में, जैसे यहां पर अगर कोई नंबर ना भी होता, जैसे 21.5, मैं एज्यूम मीन मान सकता था, ठीक है। तो अब आप तो याद रखिएगा, एज्यूम मीन उसी श्रेणी से माना जा सकता है, पहला तरीका। दूसरा, उस श्रेणी के मध्य कोई भी नंबर आप एज्यूम मीन के अंतर्गत स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर y माइनस बी कर देंगे। तो जब y माइनस बी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 62 माइनस 50 तो माइनस 12, सॉरी ये आपका हो जाएगा प्लस 12। इसी प्रकार 60 माइनस 50 तो आपका 10 आ जाएगा। 65 माइनस 50 तो आपका क्या हो जाएगा, 15 आएगा। इसी प्रकार 68 माइनस 50, मैंने एज्यूम मीन 50 मान लिया है, तो आपके पास कितना आएगा, 18 आएगा। इसी प्रकार 66 से हम लोग माइनस करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। इसी प्रकार 63 से हम 50 माइनस करते हैं तो हमारे पास 13 आ जाता है। इसी प्रकार 58 से हम माइनस करते हैं तो 8 आ जाता है। 54 से हम माइनस करते हैं तो 4 आ जाता है। 48 से माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है, क्योंकि 50 माइनस करते हैं, और 44 में से 50 माइनस करते हैं तो माइनस 6 आ जाता है। तो पहला स्टेप एज्यूम मीन मानिए। एज्यूम मीन मानने का मैंने तरीका बता दिया है, उसी श्रेणी से हो सकता है मध्य वैल्यू, या कोई आपने ऐसा मीन मान लिया है जो उस श्रेणी के मध्य हो सकता है बट रियल में दिखाई ना पड़ रहा हो। तो मैंने दूसरा तरीके से y में मान लिया, पहले तरीके से मैंने x में मान लिया। तो इसके परिणाम स्वरूप मुझे dx की वैल्यू मिल गई, और इसी के अंतर्गत मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, dy की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। तो हमने dy की वैल्यू भी निकाल लिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है कि dx स्क्वायर निकालना है, और यहां पर भी dy स्क्वायर निकालना है। तो ये वैल्यूज को आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, एक मिनट, हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर करेंगे। तो देखो dx स्क्वायर है, तो आप जान रहे हो कि इससे क्या होता है, जितनी माइनस वैल्यू होंगी सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 4 चौक 16, ठीक है, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 1 1 जा 1, 0 1 4 9 16 5, तो सॉरी 25। तो इस तरह करके हमने dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इसी प्रकार आप dy स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 तो 144, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, 225, आपके पास 18 गुणे 18, 324, 16 गुणे 16 तो आपके पास 256, 13 गुणे 13 तो आपके पास हो जाएगा 169, 8 गुणे 8 64, 4 इंटू 4 आपके पास 16, 2 इंटू 2 4 और 6 इंटू 6 36। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाती है, dy स्क्वायर की। अब तीसरी टेबल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुली देखिएगा। तीसरी टेबल के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तीसरी टेबल के अंतर्गत हम लोग जो ये dx की वैल्यू है, ठीक है, इस dx की वैल्यू को dy की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आपके पास dy की वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो बहुत केयरफुली यहां पर काम करना होगा। तो -4 का जो हम मल्टीप्लीकेशन करना है उसको हमको क्या करना है, 12 के साथ करना है, ठीक है। तो ये आपके पास टेबल जनरेट होगी, dx इंटू dy की टेबल जनरेट होगी, ठीक है। तो आपके पास यहां पर dx -4 है
और डी वाई आपके पास +12 है तो बचा 48, तो आपके पास 48 किसका होगा, -48 हो जाएगा। इसी प्रकार -3 यहां से ले लेते हैं और 10 यहां से ले लेते हैं तो -30 आपका हो जाएगा। इसी प्रकार -2 यहां से ले लेते हैं और आपके पास 15 यहां से ले लेते हैं तो 15 दूनी 30, यहां पर -30 हो जाएगा। इसी प्रकार -1 यहां से ले लेते हैं, -18 यहां से लेते हैं तो -18 हो जाएगा। इसी प्रकार 0 यहां से उठाते हैं और 16 यहां से उठाते हैं तो ये 0 कर देगा। इसी प्रकार आपका क्या करते हैं कि यहां से 1 ले लेते हैं, यहां से 13 ले लेते हैं तो ये 13 हो जाएगा। यहां से 2, यहां से 8 तो 8 दून 16 हो जाएगा। यहां से 3, यहां से 4 तो ये 12 हो जाएगा। यहां से 4, यहां से 2 -8 हो जाएगा। यहां से 5, यहां से 6 तो 5 छक्का 30 -30 हो जाएगा। इतनी टेबल आपको एग्जाम में जनरेट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो श्रेणी दी रहेगी, दोनों श्रेणियों के लिए आप एज्यूम मीन या रियल मीन, मैंने कहा दो टेक्निकल शब्द यूज कर रहा हूं, मीन, ठीक है, एज्यूम का मतलब होता है हमने माना, वो मानना चाहे आप एक श्रेणी के अंदर से कोई नंबर ले लीजिए, चाहे आप उस श्रेणी के अंदर वो नंबर उपस्थित ना हो बट उसी रेंज के अंतर्गत आता हो, वो नंबर आप ले सकते हो और उसको एज्यूम बना करके उसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, ओ सॉरी माइनस कर दीजिए, तो आपको डिफरेंट ऑफ x निकल के आएगा जिसे हम लोग dx के नाम से जानते हैं। ये नंबर आपका पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है और इसको स्क्वायर करने के बाद देखिए सारा पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, उसी तरह y में भी है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और फिर dx तथा dy को मल्टीप्लाई करके एक एडिशनल टेबल को जनरेट कर लेना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो नहीं भूलता है, अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी नहीं भूलता है। अब हमको थोड़ी सी मेहनत कहां पे करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत क्या करनी पड़ती है, इनको जोड़ने में। ठीक है, तो कितने n कितना है, n का मान 10 है, यानी 10 नंबर हमारे पास है x और y के। जब हमने क्या किया, dx को जोड़ा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा dx के नाम से। अब थोड़ा इसको जब भी जोड़िएगा तो प्लस वाले नंबर को एक तरफ जोड़िएगा, माइनस वाले नंबर को एक तरफ जोड़िएगा, तो आपके पास 3 दूनी 6, 4 10, 5 15, 15 आपका जैसे प्लस में है, इसी प्रकार 4 3 7, 3 10 और 10 माइनस क्या है, माइनस में है, तो आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके आएगी वो +5 निकल करके आएगी। तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, सिग्मा dx वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, इसी प्रकार सिग्मा dx² की वैल्यू निकालने के लिए इसको सिंपली है आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद आपके पास क्या निकल के आएगा, सिग्मा dx² की वैल्यू निकलेगी और सिग्मा dx² की वैल्यू यहां पर निकल करके कितनी आई, 85 निकल करके आ रही है। इसी प्रकार अब हम आते हैं यहां पर dy की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो सिग्मा dy का मान कितना आ जाएगा, प्लस देखो माइनस में तो -8 ही है और प्लस में ये सारी वैल्यूज हैं, तो इन वैल्यूज को जब हम जोड़ते हैं और हम इसके बाद माइनस करते हैं -8 को, तो 1338 आ जाता है, 1338 आ जाएगा। इसी प्रकार dy² को जब हम जोड़ते हैं तो सिग्मा dy² और इसका मान हम जब कैलकुलेट करते हैं, सॉरी ये आपका 88 आएगा, ये 88 है, उल्टा टेबल में रखा, ये आपका 88 है और ये आपका 1338 है। और लास्ट आपके पास टेबल बची, इसको हम प्लस को एक तरफ जोड़ लेते हैं, माइनस को एक तरफ जोड़ देते हैं, तो सिग्मा dx इंटू dy हमको मिल जाएगा और इसके अंतर्गत जो हमारा मान आता है वो -123 प्राप्त हो जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा होमवर्क होता है या वर्क होता है जो हमको बहुत केयरफुली करना होता है। अगर आपने ये टेबल जनरेट कर लिया तो मान के चलिए कि अब आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, अब कुछ में नहीं करना, बस इन वैल्यूज को जो हमारा उधर फार्मूला है उस फार्मूले में पुट कर देना है। तो जब हम वैल्यूज को फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा और हमको कोई परेशानी नहीं आती है। तो चलिए वैल्यूज को हम पुट करते हैं। एक बार मैं फार्मूला फिर से लिख लेता हूं, R इक्वल टू सिग्मा dx इंटू dy माइनस सिग्मा dx एक ब्रैकेट में
दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा डी वाई। तो देखो याद करने का तरीका क्या है, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई लिख दो और फिर दोनों के साथ ब्रैकेट अलग अलग कर दो आगे चल करके। तो ये याद रहेगा कि ऊपर हमको क्या लिखना और इसके पहले आपको एन लगा देना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रहेगी कि ऊपर क्या लिखना है, सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, यानी जो लास्ट में टेबल बनी है उसकी वैल्यू को आपको स्टार्ट करना, फिर दोनों में आगे लिख करके ब्रैकेट लगा देना। अब अंडर रूट हमको क्या करना है, अब हमको अंडर रूट में क्या करना, पहले dx, ये जो ऊपर dx है इस dx को ही लिखना है। तो सिग्मा dx आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे लगा दो। और जब आपने फिर से आप क्या करो, यहाँ पर माइनस लिख करके सिग्मा dx लिख लो, अब इसके ऊपर से स्क्वायर लगा दो। ये आप याद रखिएगा, सिग्मा dx से आपने स्टार्ट की कहानी, तो सिग्मा dx स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर सिग्मा dx का होल स्क्वायर, और इसको आप उठा के करली ब्रैकेट में बंद कर दो और इसके पहले आप n लगा दो। इसी तरह आप क्या कर दो, यहां पर भी n लगा करके अब आप क्या लिखोगे, सिग्मा dy स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा dy का होल स्क्वायर। तो इस तरह आपको फार्मूला भी आसानी से याद रहेगा, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं, तो जब वैल्यूज हम पुट करते हैं तो अब देखिए n की वैल्यू कितनी है 10, वो हमने देखी। सिग्मा dx इंटू dy का मान कितना है, तो देखिए सिग्मा dx इंटू dy का मान आपके पास है -1 2 3। तो आप यहां पे लिख दोगे ब्रैकेट में -1 2 3। इसी प्रकार यहां पर सिग्मा dx का मान कितना है, तो देखो केयरफुली आप यहां पे देखिएगा, सिग्मा dx का मान ये यहां से आप ले लोगे, दैट इज 5। तो यहां पर हम लिख देंगे 5 गुणे सिग्मा dy का मान कितना है, तो सिग्मा dy का मान आपके पास यहां पर 88 है। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, 88 लिख देंगे अपॉन अंडर रूट, ठीक है, n का मान 10 है, सिग्मा dx स्क्वायर। अब बच्चे यहां पे देखो सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, क्या करते हैं कि जो सिग्मा dx की वैल्यू नहीं है, ये आपके पास सिग्मा dx की वैल्यू 5 है, इसी का स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, सिग्मा dx का मान जहां पे आपने सिग्मा में निकालना उसको आपको करना है, तो ये 85 की वैल्यू को हमको रखना होगा। यहां पे सबसे ज्यादा मैं जब भी क्वेश्चन पेपर या कॉपियां चेक करता हूं तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, 5 का ही स्क्वायर करके बैठ जाते हैं। नहीं, 5 का स्क्वायर आपको वहां पर नहीं करना है, यही आपको केयरफुली ध्यान देना होगा कि आपको यहां पर सिग्मा dx स्क्वायर का मान रखना है, और जो यहां पर हमने क्या किया 85 है, तो इंटू 85 करेंगे, माइनस यहां पर आपको 5 का मान रखना है, तो सिग्मा dx स्क्वायर, तो यहां पर 5 लिखा जाएगा और 5 का हम स्क्वायर करेंगे और करली ब्रैकेट हम बंद कर देंगे, और दूसरा करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 10 इंटू, अब यहां पर सिग्मा वाई स्क्वायर का मान यहां पर पुट करना है, और सिग्मा वाई स्क्वायर का मान यहां पर कितना है आपके पास, सिग्मा डी वाई स्क्वायर का मान 1338 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा डाई इसका 1338 माइनस, और सिग्मा डी वाई का मान क्या है 88 है, तो 88 कर देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ये यहां पर सबसे ज्यादा मुझे गड़बड़ियां मिली, मैं एक बार उसको हाईलाइट भी करना चाहूंगा पुनः। सबसे ज्यादा जो मुझे गड़बड़ी मिली इस वैल्यू में लोगों ने ये वैल्यू को आगे वाली वैल्यू को पुट कर दिए थे, और आधे क्वेश्चन यहीं से गड़बड़ी होती। मैं बताऊं 80% स्टूडेंट्स के क्वेश्चन केवल वैल्यूज को गलत पुट, उनका मतलब गलत निकालते, कहते हैं कि नहीं dx की वैल्यू नहीं रख देते, उसका स्क्वायर कर देंगे, वही तो हुआ। नहीं, जो आपने सिग्मा dx स्क्वायर वहां से जोड़ा था उसकी वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद r बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहां पर आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा 167 अपॉन हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 82.5 इंटू 563.6, और जब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो -0.77 आपके पास 45 आ जाता है। तो ये आपका
आंसर मिल जाता है, और दैट इज द आंसर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल। एक्स एंड वाई वेरिएबल का जो आंसर हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त हुआ कितना, -0.7745। अब इसका हमको रिजल्ट कैसे लिखना होगा, तो ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिजल्ट लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे कि जो कोरिलेशन का मान है, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज -0.77, हेंस वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों चर, कौन से दोनों चर x तथा y के मध्य, y के मध्य निगेटिव उच्च सहसंबंध यानी ऋणात्मक उच्च सहसंबंध पाया गया है, ऋणात्मक उच्च सहसंबंध पाया गया है। सहसंबंध, इसका तात्पर्य है कि अगर एक वेरिएबल में एक यूनिट का परिवर्तन करते हैं, ध्यान से सुनना, यहां पर आपको मतलब मैं बता इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं कि इसका मतलब आप लोग नहीं समझते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सपोज दैट या तो एक्स वेरिएबल या तो वाई वेरिएबल में एक इकाई का परिवर्तन होता है, तो दूसरी जो आपका वेरिएबल है उसमें परिवर्तन ऋणात्मक दिशा में मात्र 0.77 यूनिट देखा गया है, ठीक है। यानी एक में परिवर्तन की दर 1 है तो दूसरे में परिवर्तन की दर 0.77, वो भी निगेटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब होता है कि एक वेरिएबल आपको मान लीजिए 100 की स्पीड से ऊपर जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल 77 की स्पीड से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये आपके पास है कि 100% यानी 100% यानी एक यूनिट परिवर्तन अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा तो इसमें 0.77 का परिवर्तन जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो रिजल्ट आपका देखो, कोरिलेशन का मान तो सब लोग निकाल देते हैं बट उसके रिजल्ट का मीनिंग क्या होता है ये मैंने देखा बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों को, ये निकालना उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि रिसर्च है। तो रिसर्च में अगर मान लीजिए कि हम दो फ्रेंड हैं और दोनों फ्रेंड के बीच मान लो मैं और मेरा कोई फ्रेंड है, ठीक है, ए मैं हूं और मेरा एक फ्रेंड है वो बी है, और हम दोनों के बीच में जो कोरिलेशन का मान है वो पॉजिटिव 0.77 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं और मेरे फ्रेंड के बीच में बनती बहुत अच्छा है, लेकिन कितना बनती है, धनात्मक है हम 77%, यानी हम एक दूसरे की बातों को 77% बातों को स्वीकार करते हैं, एग्री करते हैं, बट 33% बातें हमारे बीच में नहीं एक्सेप्टेबल है, ठीक है। परफेक्ट फ्रेंड नहीं है, मतलब घनिष्ठ फ्रेंड है बट परफेक्ट फ्रेंड नहीं है। और परफेक्ट का मतलब अगर मेरे कोरिलेशन का मान 1 आ जाता तो इसका मतलब ये होता कि जो मैं ए सोचता है वही बी सोचता है, जो ए करता है वही बी करता है, तो इसका मतलब होता है कि 100%, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। बट 0.77 ये रिप्रेजेंट करता है कि 33% एक्सेप्टेबल चीजें नहीं है, बट एक हाई डिग्री का मतलब 77% चीजें दोनों के मध्य एक्सेप्ट हो रही हैं, तो इसलिए हम इसे उच्च श्रेणी के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उच्च श्रेणी का घनिष्ठता है। तो ये आपका गुणांक का मान है, ठीक है। गुणांक का मान दोनों वेरिएबल के मध्य कितना है, तो यहां की जो आंसर है वो -0.77 है, यानी एक उच्च सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध है बट परफेक्ट निगेटिव रिलेशनशिप नहीं है। 33% का यानी 0.3% का दोनों वेरिएबल के बीच में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ आज का कोरिलेशन यानी जो आपका कार्ल पियर्सन कोरिलेशन था। अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए।